अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज मैं आपको 6 मंथ्स पोस्ट लैंडिंग इन कनाडा एज अ न्यू इमिग्रेंट अपडेट देता हूं कि मैंने कनाडा को कैसा पाया और वो लोग जो दुनिया भर से कनाडा आना चाहते हैं, क्या उनको कनाडा आना चाहिए या नहीं। मैं आपको हर चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, इसलिए जितनी भी बातें आपसे शेयर करूंगा वो सब हकीकत पे मबनी होंगी और मैंने खुद आजमाई हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या आप कनाडा वर्क परमिट पर आने का सोच रहे हैं? क्या आप कनाडा की शहरियत हासिल करना चाहते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म कनाडा में सेटल होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि कनाडा आने से पहले अगर आप किसी ऐसे बंदे से उसकी आप बीती जान लें कनाडा की ज़िंदगी के बारे में, जो खुद आप ही की तरह एज ए न्यू इमिग्रेंट कनाडा आया और विदाउट एनीबडीज़ हेल्प उसने कैसे सारी चीज़ें की और अब वो कैसा महसूस कर रहा है, तो ये बहुत ही आपके लिए रेलिवेंट है। तो मैं आया 2023 के फरवरी में पाकिस्तान से कनाडा ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा अपनी फैमिली के साथ। और जब मैं आया तो हमारे पास बमुश्किल प्रूफ ऑफ फंड्स थे, जो 4 बंदों की फैमिली के लिए 2023 के फरवरी तक वाज अराउंड $24,733 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही अमाउंट थी। और ये जो पैसे थे, कुछ इनमें यूएसडी के शक्ल में हम लोग लाए थे, कुछ कैनेडियन डॉलर्स की शक्ल में लाए थे। और पैसे हम लोग कैसे लाए थे उसकी भी एक पूरी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, आपको इकट्ठे ज़्यादा रकम बाहर लेकर जाने नहीं देते। तो हमने किस तरह से अरेंजमेंट की थी वो एक वीडियो में शेयर किया है, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यूएसडीज और कैनेडियन डॉलर्स दोनों हम अपने साथ लेकर आए। और शुरू में क्योंकि हमारे पास कोई जॉब नहीं थी, हमने ये डिसाइड ही किया हुआ था कि हिना जो मेरी वाइफ है वो जॉब नहीं करेगी, बिकॉज़ मेरी छोटी बेटी सिर्फ 1 साल की थी उस वक्त। तो वो इतनी छोटी थी कि उसको छोड़कर जॉब करना एक तो वैसे ही फीजिबल नहीं था, और अगर जॉब की भी जाती तो उसको डे केयर में रखा जाता। तो डे केयर्स खुद इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि जॉब से कमा कर उसमें भरने का मकसद नहीं था कोई। इसलिए हमने डिसाइड किया जब तक छोटी बेटी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती मदर से, तब तक मुझे ही सारी चीज़ें देखनी होंगी फाइनेंशली। तो मैंने यहाँ पहुँचकर अप्लाई करना शुरू किया। शुरू में मेरा रेज्यूमे बहुत ही बेसिक सा रेज्यूमे था। वो रेज्यूमे था जो मैं अब से पहले तक यूज़ करता आया था। दुबई तक तो वो चल गया, लेकिन कनाडा में वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करता था। ना तो उसका फॉर्मेट सही था, ना उसकी वर्डिंग सही थी। मतलब मेरे अंदर ही वो चीज़ें थी, सलाहियत ही थी, स्किल्स थी, लेकिन उनको मैं उस तरीके से दिखा नहीं पा रहा था उस शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में जो कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे में चाहिए होती है। इसकी वजह से मुझे कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिला एम्प्लॉयर्स की तरफ से। एक तो वैसे ही जब आप कनाडा में आकर अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं एम्प्लॉयर्स को रिप्लाई करने में आपको। तो शुरू में मुझे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आई, फिर आनी शुरू हुई, लेकिन सर्वाइवल जॉब्स की। नॉट एग्जैक्टली सर्वाइवल जॉब्स, बिकॉज सर्वाइवल जॉब्स में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाकर अगर आपने बर्गर सर्व कर रहे हैं आप या ऑर्डर्स ले रहे हैं, दैट इज़ अ सर्वाइवल जॉब। या किसी गैस स्टेशन पे जाकर काम कर रहे हैं या एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप काम करें, दैट इज़ सर्वाइवल जॉब। तो मैंने वो वाली सर्वाइवल जॉब्स नहीं की। मुझे जो सर्वाइवल जॉब मिली, स्टिल आई वुड कॉल इट अ सर्वाइवल जॉब, बिकॉज अब मैं शेयर कर सकता हूँ, पहले तक मैंने नहीं किया हुआ था, कि माई पे एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, दैट वाज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब इन कनाडा, was $17.07 per hour. Ontario, and it will be 67.8 in total. जितनी भी कंपनीज होती हैं उनमें कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए कुछ अटेंडेंट्स होते हैं, कस्टमर सर्विस जॉब होती है। फॉर एग्जांपल
अगर आप किसी मोबाइल कंपनी के साथ हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फर्ज करें कि अगर आप जैज़ के साथ हैं या यूफोन के साथ हैं या आप टेलीनॉर के साथ हैं, कभी आपको कोई मसला पेश आता है या आपने अपना प्लान अपग्रेड करवाना होता है या कोई डील लेनी होती है, तो आप कॉल करते हैं, यूफोन में कॉल करते हैं या टेलीनॉर में कॉल करते हैं या जोंग में कॉल करते हैं। आगे से जो बंदा पिक करता है उसको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उस कंपनी का। मतलब अगर आप जोंग में कॉल कर रहे हैं तो जिसने कॉल उठाई वो जोंग का कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह से कनाडा में जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, फाइडो है, रॉजर्स है, बेल है, जितनी भी हैं, टेलिस है, उन सब की कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनके बारे में बहुत सी जॉब्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप आउटबाउंड कॉलिंग करते हैं। मतलब कि फर्ज करें रॉजर्स है तो वो दूसरे कंपनीज के लोगों को कांटेक्ट कर सकता है कि आप उनका नेटवर्क ज्वाइन कर लें, क्या फ़वाइद है। इसी तरह से टेलिस है, वो लोगों को इनवाइट कर सकता है कि उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर लें। $17.07 पर आवर के साथ क्रेडिट होते थे मेरे अकाउंट में, जो ट्रांसफ़र होते थे बाई वीकली ट्रांसफ़र होते थे। मतलब महीने में 2 दफ़ा पेमेंट्स होती थी एवरी फ्राइडे, और दोनों दफ़ा लगभग मुझे $1000 मिलते थे। तो ये कुल मिलाकर बमुश्किल $2000 मुझे मिल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे टारगेट्स अचीव करेंगे तो आपको टारगेट अचीवमेंट पर कमीशन मिलेगा। बट दैट कमीशन उन्होंने कहा था कि आपको मिलेगा, जैसे आज आपने टारगेट अचीव किया है तो आज से 3 मंथ बाद मिलेगा। 1 हफ्ते बाद जो टारगेट अचीव किया है उसका 3 मंथ 1 हफ्ते बाद मिलेगा। मतलब देयर हैज़ टू बी अ गैप बिटवीन टारगेट अचीवमेंट एंड 3 मंथ्स फॉर द कमीशंस टू बी क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। तो अभी तक तो मुझे कोई कमीशंस नहीं मिले थे, क्योंकि कमीशंस मिलने में ऑब्वियसली 3 मंथ्स का बफर होता है। तो जो बेस पे मुझे मिल रही थी बाई वीकली, दैट वाज अराउंड, कभी 950 मिल गए, कभी 980 मिल गए, कभी 1020 मिल गए, कभी 960 मिल गए। और मेरे वर्किंग आवर्स वैसे भी थोड़े कम होते थे। उसकी रीज़न ये होती थी कि मैं जुमा पढ़ने जाता था, तो मेरा वो तकरीबन 1.5 घंटा कटता था एवरी वीक। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये पॉसिबल था हमारे लिए कि हम 4 बंदों की फैमिली जिसमें 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की, एक 1 साल की, एक वाइफ है और एक मैं हूँ जिसमें वाइफ काम नहीं कर रही, सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। तो हमें जो चाइल्ड बेनिफिट आता था और साथ में जो मेरी ये मिनिमम वेज पे थी, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली मिनिमम, मिनिमम तो शायद इससे भी कम है थोड़ी, शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक योर सेल्फ। Probably it is around 16.5 or 16, but it also varies from state to state. तो थोड़े differences हैं, लेकिन 17.07 was still close to minimum. Obviously, it was not close to mediocre income. It was close to minimum income rather, I'd say. तो 17.07 के साथ जो मुझे बाई वीकली यानी महीने में 2 दफ़ा लगा लें 980 मिल जाते थे, कुल मिला के चलें आप समझ लें कि $2000 मिल जाते थे। और साथ में चाइल्ड बेनिफिट था। हमारा एक्सपेंस इस तरह से होता था कि $1800 ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हमारा 1 बेड बेसमेंट का रेंट था, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली 1 बेड बेसमेंट, बल्कि रादर जो उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा स्पेस होती है। आई यूज टू यूज़ दैट एज अ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस। तो लैंडलॉर्ड के साथ इस तरह का म्यूचुअल कंसेंसस था कि उनसे बात कर ली थी हमने कि ये स्पेस भी मैं यूज़ करूँगा। तो आप कह सकते हैं कि इट वाज काइंड ऑफ अ 2 बेड बेसमेंट, नॉट एग्जैक्टली 1 बेड बेसमेंट, बट टू पे फॉर सच अ बेसमेंट while living in a city that is not Toronto or Vancouver, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, थोड़ा सा हाई एंड पे था। जिसको भी बताता था इट यूज टू रेज पीपल्स आईब्राउज के तुम थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हो। लोगों को लगता था कि इट शुड नॉट हैव बीन मोर देन 1600-ish or 1650, बट yes, we were paying 1800 and that was a little more at that time, but considering it was not just 1 bed, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस भी दी हुई थी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो इट काइंड ऑफ बैलेंस्ड आउट। आप कह सकते हैं कि इन अ वे इट वाज 2 बेड बेसमेंट।
but still it was a basement. But then it was all utilities included, including the internet as well. तो बस ठीक ठीक था, not on the low side, थोड़ा सा high side पे था, but we had come to terms with it basically. तो 1800 कैनेडियन डॉलर्स हमारा वो चला जाता था, और हमारा जो मंथली ग्रोसरी और खाने पीने के एक्सपेंडिचर्स हैं वो सम अप करके हमारा तकरीबन 1000 बन जाता था. तो 1800 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2800, और 2800 में बाकी अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे, जो कभी मेडिसिन ले ली, कभी ऊबर में बैठ गए. और ट्रैवलिंग के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि रिलाई करें जो बसेस हैं उन पर, और बसेस का मिनिमम फेयर होता है एक तरफ जाने का $3.5. अगर आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं तो दूसरी तरफ का चार्ज नहीं होता. अगर उससे ज़्यादा टाइम लगाकर वापस आते हैं तो देन अगेन ऑन योर वे बैक यू बी चार्ज $3.5. और अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिप्स करने हैं, जैसे अब भी मैं बस के थ्रू जा रहा हूँ जब से मेरी वाइट कॉलर प्रोफेशनल जॉब लगी है मेरे अपने फील्ड में, तो अब भी मैं बस में जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने गाड़ी नहीं ली हुई. तो अब मुझे ये सूट करता है कि मैं मंथली एक ही दफ़ा उसको $90 का क्रेडिट डलवा के अपने कार्ड में अनलिमिटेड ट्रिप्स लगा सकता हूँ पब्लिक बस के ऊपर. क्योंकि अब अगर मैं वो नहीं करता पैकेज, और मैं 3.5 करता हूँ, तो महीने में जितने दिन मुझे जाना होता है प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आउटिंग्स करनी होती है, तो दैट एक्सीड्स बियॉन्ड प्रॉबेबली अराउंड 130-140. तो वो $90 में मैं उसको कैप कर सकता हूँ. तो इस तरह से हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखा है. एक्सपेंसेस कंट्रोल ऐसे भी हुए कि हमने बिल्कुल भी कनाडा एक्सप्लोर नहीं किया, ना हम टोरंटो गए, ना हम किसी भी और सिटी में गए, हम नायग्रा फॉल्स भी नहीं गए. और हम लोगों ने कोई आउटिंग्स इस तरह से कि मतलब डाइनिंग आउट एक्सेप्ट फॉर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पर चले जाते थे. जैसे पोपोइज है, कभी वहाँ चले गए, कभी मैकडॉनल्ड्स चले गए, कभी KFC चले गए. इसके अलावा हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं गए. एक पाकिस्तानी कुजीन भी मिलती है वहाँ से, उधर से भी कभी कभार हम ले लेते हैं. इसके अलावा हमने कभी कोई डाइन आउट कोई फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाकर नहीं किया, जहाँ पर एक दफ़ा आप जाएं और एक बंदे के खाने के आपके $50 लग जाएं और फैमिली के साथ आपका 100-ish बिल बन जाए. इस तरह के काम हमने नहीं किए. उसकी एक वजह ये भी है कि हिना माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाती है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ फैक्ट कि जो खाना मुझे, या जिस क्वालिटी का खाना या जिस टेस्ट का खाना मुझे घर में मिलता है, वो मुझे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलता. इट मेड नो सेंस फॉर अस टू हम वो चीज़ करें. उसके बजाय हम लोग इंग्रेडिएंट्स लाकर, मुझे तो खैर टाइम नहीं ही मिलता था, हिना ही करती थी, बट यू कैन ऑल्सो असेस दिस के अगर फिर आपको अपने बच्चे भी संभले हुए चाहिए, घर भी संभला हुआ चाहिए, खाना भी आपको अच्छा चाहिए, देयर इज नो वे कि हस्बैंड भी काम करे और वाइफ भी काम करे, बिकॉज इफ दैट हैपन्स देन देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स. तो वो चीज़ हमने इस तरह से मैनेज की कि ना वुड स्टे एट होम और मैंने ही काम करना है. लेकिन लगभग कुल मिलाकर हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते रहे हैं इन दिस 6 months पीरियड हैज़ बिन अराउंड 3800, कभी 3900 हो गए, कभी 3700 हो गए. क्योंकि मैं $1 भी स्पेंड करता हूँ तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ. मेरी एक वर्क बुक है, उसमें मैं हर एक्सपेंस डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि आई कैन ट्रैक माई एक्सपेंसेस. और उससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि मुझे पता रहता है कि कब क्या चीज़ हुई थी. अगर कभी कोई मुगालता हो, कुछ याद ना आ रहा हो, तो आप यू कैन ट्रेस के फ़लाँ दिन पे ये चीज़ हुई थी. तो वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहती है. उसी वजह से आई हैव बीन एबल टू सम इट अप एज वेल कि एग्जैक्टली मैं देखूं कि मंथ बाय मंथ मेरा क्या खर्चा हुआ है. तो हैज़ बिन अराउंड 3700, कभी हो गया, कभी 38, कभी 39, कभी 36. तो ऑन एवरेज आई कुड से इट हैज़ बिन 3800, बट इट हैज़ बिन विदाउट कार एंड इट हैज़ बिन ऑन अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ लिविंग, जहाँ हम सिर्फ बसेस पर ट्रैवल करते रहे हैं और हमने आउटिंग्स नहीं की. हाँ, हमने ग्रॉसरी में अच्छा स्पेंड किया है, घर में अच्छे खाने बनाए हैं, लेकिन हम लोगों ने बाहर पैसे वेस्ट नहीं किए. अब क्या मैं कहूँगा कि हैज़ इट बीन अ सफोकेटिंग एक्सपीरियंस लिविंग इन अ बेसमेंट, या अगर हमने अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलने की कोशिश की है तो क्या ये डिफ़िकल्ट रहा है? तो आई डोंट थिंक इट हैज़ बीन एट ऑल. रादर इससे ज़्यादा परेशानियाँ पाकिस्तान में होती थी. कभी पानी ख़त्म हो गया, कभी गैस ख़त्म हो गई, कभी बिजली चली गई.
कभी ये है, कभी वो है, कभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, कभी डबल रोटी के एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ पे करके भी जो डबल रोटी हाथ आ रही है उसका स्लाइस इतना पतला होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पर फेस करनी पड़ रही थी एंड इट वाज लाइक थिंग्स वर हीटिंग अप इकोनॉमिकली पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आकर आफ्टर स्पेंडिंग दिस $3,800 पर मंथ विदाउट कार, द लिविंग हैज़ बिन टॉप नॉच। द लिविंग एक्सपीरियंस, ना हमें पानी तो क्या गर्म पानी की भी कमी नहीं है, गर्मियों में भी मैं गर्म पानी से शावर ले सकता था। वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एक्सेलेंट, ना पानी का मसला, ना गैस का मसला, ना बिजली का मसला यहाँ पर। और इवन दो इट हैज़ बिन अ बेसमेंट बट इट हैज़ बिन अ लीगल बेसमेंट, तो हमारी विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो देयर हैज़ बिन अ सफिशेंट इनपोर ऑफ सनलाइट। ऐसा हमें नहीं लगा कि यहाँ पर अंधेरा अंधेरा है या घुटन है, खिड़की खोल दो तो हवा भी बहुत सी आती है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ग्राउंड फ्लोर, एक्सेप्ट कि आप दरवाज़ा खोलकर जब बाहर निकलते हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, बट स्टिल इट्स अ वॉक आउट बेसमेंट। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो देयर इज़ अ लॉन, देयर इज़ अ सिटिंग स्पेस, आपको एक अपनी प्राइवेट स्पेस भी मिल जाती है बैठने के लिए। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक और कमरा बड़ा सा होता तो शायद चलो हम उसको यूज़ करते, कभी किसी को अकेले में स्पेस चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस थी दैट वाज मोस्टली यूज एज अ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस। उसके अलावा अगर कहीं बेड लगा होता तो शायद हमें थोड़ा सा और अच्छा फील होता, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट टू बैड, वी कैन कंप्लेन ऑनेस्टली। इसी साल हम लोग आए हैं एंड to achieve this much in just 6 months, mashallah, it's also incredible. Without having used any reference, without having any Canadian experience, अपने प्रोफेशन में जॉब लैंड कर जाना विद इन 6 months, इट इज़ अ बिग थिंग। और लोग अपने प्रोफेशंस में भी लैंड कर लेते हैं लेकिन दे आर नॉट पेड एज वेल, जबकि इसमें माशाल्लाह सैलरी अच्छी है और बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, बट थिंग्स आर मैनेजेबल, थिंग्स आर डूएबल। जॉब सिचुएशन इन कनाडा इज़ नॉट टू बैड। अगर आप में वो स्किल्स हैं दैट यू आर एबल टू सेल योर स्किल्स नाइसली, यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ नाइसली, अगर आप में ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, तो वो कनाडा में बहुत मैटर करती हैं। टू पुट योर सेल्फ अक्रॉस कॉन्फिडेंटली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो आपको जॉब दिलवा सकती है कनाडा में। मुझे इस 6 months के अरसे में 5 से ज़्यादा जॉब्स ऑफर हुई हैं, जिनमें से मैंने 2 की हैं। फर्स्ट एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट वेयर आई वाज अर्निंग $17 an hour एंड अ मंथ आई वुड मेक अराउंड $1,900 to $2,000। और अगर मैं इसी जॉब में रहता तो प्रॉबेबली कमीशंस मिलाकर मेरी अब जो सैलरीज आती तो ऐसे हो सकता था कि पर मंथ मुझे 2,300 मिल जाता या कभी 2,400 मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे वो उसने एक्सीड करना था। अब जो कमीशंस मैंने बनाए थे वाइल सर्विंग एज ए टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, मैंने रिज़ाइन करते हुए पूछा था कि क्या मुझे वो कमीशंस मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जी आपके जो कमीशंस हैं वो हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इवन अगर आप हमारे साथ नहीं भी हो तब भी। और जो वर्क फ्रॉम होम के लिए इक्विपमेंट कंपनी ने भिजवाया था दैट वाज वेरी सिंपल टू जस्ट मुझे उसको पैक करना था, और इक्विपमेंट बॉक्सेस के अंदर ही ये लेटर्स आए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि जब आपने वापस करना होगा तो रिटर्न लेबल्स चिपकाकर प्यूरोलेटर को कॉल करें और वो आपके घर से पिक कर लेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उसके लिए आपको पे भी नहीं करना। तो बस मैंने बॉक्स कर दिए सारे इक्विपमेंट को एंड दे विल जस्ट पिक इट अप एंड दे विल टेक इट फ्रॉम देयर। एंड रिजाइनिंग वॉज ऑल्सो वेरी ईजी। मुझे इसके लिए कोई 2 weeks पहले नहीं बताना था, 1 week पहले नहीं बताना था। अगर मुझे ऐसे बताना होता तो प्रॉबेबली अब जो मुझे माशाल्लाह अपने प्रोफेशन में जॉब मिली है मैं वो ना कर सकता होता, क्योंकि उनको बंदा नेक्स्ट डे से ही चाहिए था। और अगर मुझे रिज़ाइन करते हुए 2 weeks लग जाते तो फिर दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड कि वो मुझे रख सकें। तो समहाउ माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम हुआ, लोगों की दुआएं भी रंग लाई, मेरे माँ बाप ने, सास ससुर ने, सब लोगों ने बहुत दुआएं की और हम लोगों ने खुद भी माशाल्लाह दुआएं भी की, कोशिशें भी की। तो थिंग्स हैव वर्कड आउट इन अ वे कि अब जो मुझे जॉब मिली है दैट इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग और बहुत चैलेंजिंग है। एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व और बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस सीख की बुनियाद पर आगे जाकर प्रोफेशनली सोशली कनाडा में
इस्टेब्लिश होने में मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अब जो मैं अपने लिए गोल्स देख रहा हूँ दैट आर के मुझे एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस लेना है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट ले लेना चाहता हूँ मैं, तो वो ज़रा से ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए, एक सर्टिफाइड हो जाता है कि आप में मैनेजेरियल स्किल्स हैं। अदरवाइज मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स तो किया ही है और मेरा बैकग्राउंड हैज़ बिन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बस ये कि अब कनाडा में अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इन चीज़ों को भी मैं इन डेप्थ देखूंगा, वरना अदरवाइज जो चीज़ें मैं सोच रहा था, एज लॉन्ग एज मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही थी, मैं सोच रहा था कि मैं अब स्विच कर लूँ अपना करियर, मैं कुछ और फील्ड्स ऑफ लाइन एक्सप्लोर करूँ, मैं ट्रकिंग में चला जाऊँ। उसके लिए भी पाथवेज के पहले आपके पास जी लाइसेंस हो, फिर आपने एक नॉलेज टेस्ट पास करना होता है, फिर ट्रेनिंग लेके आप टेस्ट पास करते हैं, फिर आप लाइसेंस लेते हैं एंड देन यू कैन डू द ट्रकिंग। तो उसके लिए मैंने जी टेस्ट बुक करवाया हुआ है। प्रॉबेबली आई माइट एक्सप्लोर दैट राउट एज वेल, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब तो मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन एनीवे जी लाइसेंस लेना इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी बेसिस पर जो मेरी इंश्योरेंस है, जब मैं गाड़ी ले लूंगा तो थोड़ी सी कम बनेगी एज कम्पेयर टू जस्ट गेटिंग द कार एंड हैविंग जस्ट G2 लाइसेंस। तो नए आने वालों को मैं ये सजेशंस दूंगा कि एक तो अपनी रेज्यूमे को आप कैनेडियन स्टाइल बनाएं जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती सिंपल एक सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस होता है जो आप $150 से $200 में ले सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग एक हफ्ते में हो जाती है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप वो लाइसेंस लेकर सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज को अप्रोच करें और उनको हर वक्त ज़रूरत रहती है, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्लॉय कर देंगे। टिल द टाइम आपको अपने प्रोफेशन में या कोई रीजनेबल जॉब नहीं मिलती, यू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड। या अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना लाइसेंस लें ड्राइविंग का, इफ़ यू कैन बाय ऑल मीन्स जी लाइसेंस ले लें, अगर नहीं हो सकता G2 लाइसेंस लें, सो दैट यू कैन एटलीस्ट डू द ऊबर ईट्स, या आप स्किप द डिशेस कर सकें, या आप इंस्टा कार्ट कर सकें। उससे भी लोग अच्छे भले पैसे बना रहे हैं। और मीनवाइल बिल्ड कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे एंड कीप अप्लाइंग। मैंने सिर्फ इंडीड के ऊपर अप्लाई किया है, लिंक्डइन पर भी अप्लाई कर सकता था, jobbank.gc.ca पर भी अप्लाई कर सकता था, हो सकता था मुझे उससे अच्छी रिस्पॉन्स मिल भी जाती। लेकिन होता है कि इंसान कहता है यार एक को तो चलो पहले यूज करना शुरू करूँ ना। आई एम नॉट सेइंग कि उनमें से रिजल्ट नहीं मिलता, आई एम जस्ट सेइंग कि आई यूज्ड इंडीड, और मुझे इंडीड से ही पहले टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की जॉब भी मिली थी, और मुझे इंडीड से ही ये अपने प्रोफेशन की जॉब भी मिली है। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि माशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो भी घर के इतने करीब। सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत से लोगों ने दुआएं की, बस दुआ कीजिएगा कभी नजर ना लगे। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते जाएं, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर शेयर करता हूँ, तो ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट इमेज मिले। Yes, the start it is very physically draining and challenging जब आप एक बिल्कुल फ्री काइंड ऑफ लाइफस्टाइल से एक वर्क रूटीन में जाते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हीं चीज़ों का आपको आगे जाकर फ़ायदा होता है। लाइक आई हैड वर्क प्रीवियसली इन दुबई, अगर ना किया होता तो शायद मुझे ये PR भी कभी ना मिली होती। इसी तरीके से अभी मैं थोड़ा सा मुश्किल काटूंगा, लेकिन आगे जाकर मुझे हर लिहाज से बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का इंशाल्लाह। तो बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए और देखते रहिए हमारा कनाडा। होपफुली आपको आज की वीडियो से कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग एक्सपेंसेस, स्टाइल ऑफ लिविंग एज अ न्यू इमिग्रेंट इनिशियली इन कनाडा, जॉब सिचुएशन एंड जॉब टिप्स, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू विद बिल्डिंग अ कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस and observation and talking to a lot of people, having my resume checked from many people, as well as getting the input from an agency in Canada, that is the recruitment agency। तो जो कुछ मैं सीखा हूँ अब और जिस रेज्यूमे की बेसिस पर मुझे जॉब मिली है, इफ़ यू वांट टू गेट हेल्प विद दैट, इफ़ यू वांट मी टू बिल्ड इट फॉर यू, आई कैन, बट उसमें मेरा वक्त लगता है, इसलिए आई विल चार्ज यू अ स्मॉल फी फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो इफ़ यू वांट टू अप्रोच मी, मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे हेल्प उस सिलसिले में ले सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।